सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो सीजीपीएससी का आपका एग्जाम हुआ है 14 फरवरी 2021 को, उसका हम लोग देखेंगे सी सेट का सॉल्यूशन। सी सेट 2020-21 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो देखिए आप यहाँ से हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, रवि श्वेता का भाई है। तो देखिए रवि को हमने आर ले लिया, लड़का है इसलिए यहाँ पर प्लस ले लिया। श्वेता का भाई है तो एस जो है श्वेता है, रवि जो है इसका भाई है। ज्योति नीलम की बहन है, ज्योति जो है नीलम की बहन है, तो ये लड़की है इसलिए हमने यहाँ पर माइनस ले लिया। देखिए इनका जेंडर कन्फर्म है इसलिए यहाँ पर हम लोग प्लस और माइनस लेंगे, प्लस लड़के के लिए और माइनस लड़की के लिए। श्वेता रोहित के पिता की पुत्री है। देखिए रोहित है, उसके पिता की पुत्री है श्वेता, तो ये भी क्या है, यहाँ पर या तो भाई बहन होंगे या फिर बहन बहन होंगे। नाम से नहीं जाना है आपको, ये ध्यान रखना है उस नाम से क्या दिया गया है। नीलम सुभाष की पुत्री है, ये सुभाष है, उसकी पुत्री है नीलम। ज्योति रवि की माँ है, ये ज्योति है, और ये किसकी माँ है, तो रवि की माँ है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ से आप समझ जाएंगे कि कौन लड़का है और कौन लड़की। महेश नीलम की एकमात्र बहन का पति है। नीलम की एकमात्र बहन है ज्योति, उसका पति कौन है, महेश। रोहित का सुभाष से क्या संबंध है, तो सुभाष ये है और इससे पूछा है रोहित का क्या संबंध है। चूंकि श्वेता और रोहित क्या है, एक ही पिता के बच्चे हैं, तो ये भाई बहन है, और इसकी माँ है ज्योति, इन तीनों की माँ ज्योति है, और ज्योति के जो पिता है वो है सुभाष, तो सुभाष के क्या हुए, पौत्र हुए। ऑप्शन नंबर बी पौत्र आ जाएगा, सुभाष का पौत्र। और पौत्र कहने का मतलब यहाँ पर सुभाष का ये नाती है। आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 2 देखिए और 3। तो दी गई सूचना का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं प्रश्न संख्या 2 और 3 का उत्तर दीजिए। तो ये जो दिया गया है उसी के अनुसार हमको यहाँ पर क्वेश्चन को हल करना होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो लिखा है उसका डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है। जैसे कि दिया गया है यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 9 बिंदु हैं, सी बी से 2 किलोमीटर पूर्व में है। तो जैसे ये कहता है वैसे ही आपको ड्रा करना होगा। जैसे कि सी बी से 2 किलोमीटर पूर्व में है, तो सी जो है यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, तो टोटल 2 किलोमीटर दूर पर है। दूसरा स्टेप कहता है ए बी से 1 किलोमीटर उत्तर में है। बी हमारा सेंटर हो गया है और बी से 1 किलोमीटर ऊपर है ए, क्योंकि यहाँ पर उत्तर दिशा कहा है। और एच की बात करें तो देखिए एच जो है ए से 2 किलोमीटर दक्षिण में है, तो ए से 2 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगा एच, 1 किलोमीटर यहाँ तक और 1 किलोमीटर यहाँ तक, तो 2 किलोमीटर हो गया यहाँ पर। जी एच से 1 किलोमीटर पश्चिम में है, एच से पश्चिम दिशा इस तरफ हो जाएगा पश्चिम दिशा, जी 1 किलोमीटर है। जबकि डी जो है
जी से 3 किलोमीटर पूर्व में है। तो ये जी जो है इससे 3 किलोमीटर दूर है डी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 किलोमीटर यहाँ पर, फिर अगला 1 किलोमीटर यहाँ पर और अगला 1 किलोमीटर यहाँ पर। और एफ जी से 2 किलोमीटर उत्तर में है। तो जी से एफ जो है 2 किलोमीटर उत्तर में है। आई बी और सी के मध्य में है। ये बी और ये सी यहाँ पर मध्य में है आई। तो 1 किलोमीटर इधर बढ़ गया और 1 किलोमीटर इधर बढ़ गया, क्योंकि शुरू में सी और बी से जो दूरी कहा गया था वो 2 किलोमीटर था। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर पहले से ही बनाकर बता दिया है। जबकि ई एच और डी के मध्य में है, तो ये जो ई है वो एच और डी के मध्य में है। तो यहाँ भी 1-1 किलोमीटर बढ़ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है उसके बारे में। ई और आई के मध्य की दूरी क्या है? तो देखिए यहाँ पर ई और आई की जो दूरी है उसे देखिए। तो जो बी और एच की दूरी होगी वही दूरी ई और आई की होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 किलोमीटर है इनकी दूरी और ये सीधी लाइन है, यहाँ भी सीधी लाइन है, तो इनके मध्य भी जो है 1 किलोमीटर की दूरी होगी। ऑप्शन में 1 किलोमीटर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न है ई और एफ के मध्य दूरी क्या है? ध्यान रखिएगा, ई और एफ के मध्य, तो एफ यहाँ पर है और ई यहाँ पर है। हम कैसे निकालेंगे दूरी इसका, उसको देखिए। तो एफ को यहाँ से मिला देंगे ई तक, तो ये जो है एक त्रिभुज बन जाएगा, यहाँ से लेकर ऐसे करके इस तरफ। तो इस तरफ जब त्रिभुज बन जाएगा तो एफ से जी की दूरी कितनी है? जो ऊपर की लंब है 2 है, और जी से ई तक की दूरी तो 1 और 1, ये भी 2 है। तो नीचे क्या होता है? त्रिभुज का आधार होता है, ऊपर लंब, और ये क्या होता है? कर्ण होता है। तो इसमें हम लोग लगा देंगे पाइथागोरस का प्रमेय, फिर हमको एफ और ई की दूरी मिल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर है, तो हमें निकालना क्या है? कर्ण का वर्ग। एफ और ई की जो दूरी है वो कर्ण का वर्ग है। लंबाई देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एफ और जी की जो दूरी है 2, और आधार भी 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग हो जाएगा बराबर 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो हो जाएगा 8। 4 + 4 8 हो जाएगा, और 8 को 2√2 लिख सकते हैं हम लोग। 2 कर्णी 2 लिख सकते हैं 8 को, क्योंकि जो कर्ण है जब इस पर आएगा तब ये 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2√2 किलोमीटर। आसान था। आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 और 5। तो इसमें आपको कथन दिया गया है, उसके हिसाब से निष्कर्ष निकालना है। चौथा को देखिए, कथन है सभी पुरस्कार पदक होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पुरस्कार है और ये क्या कह रहा है? सभी पुरस्कार पदक होते हैं। तो इस प्रकार पदक का जो गोला है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सभी पुरस्कार जो है पदक है, तो पुरस्कार जो है पदक के अंदर आ जाएगा। फिर बोला है कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र होते हैं, तो प्र जो है हल्का से ले लेगा पुरस्कार को, क्योंकि बोला है यहाँ पर कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र होते हैं।
तो ये हल्का से यहाँ पर टच हो जाएगा। आगे देखिए, इसी में निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार होते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह है प्रमाण पत्र। कुछ प्रमाण पत्र क्या है, पुरस्कार हो रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं, तो पहला सही हो गया। दूसरा, कुछ पदक जो है पुरस्कार होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इतना सारा जब पदक है उसका कुछ भाग जो है वो पुरस्कार है, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट है, कुछ प्रमाण पत्र पदक होते हैं। तो ये जो प्रमाण पत्र है ये तो पुरस्कार तक आया हुआ है, तो जब ये पुरस्कार तक आया हुआ है तो ये पदक भी हो जाएगा, क्योंकि पूरे पुरस्कार क्या है, पदक है। तो यहाँ पर ये पदक भी हो जाएगा। तो तीसरा कथन भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सभी निष्कर्ष 1, 2 और 3 कथनों के अनुसार है। यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका, सभी कुत्ते शेर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सभी कुत्ते हैं वो शेर के अंतर्गत आ जाएंगे। कोई हाथी शेर नहीं है, तो कोई हाथी शेर नहीं है, तो यहाँ पे कट का निशान हो जाएगा और हाथी का जो गोला है हम लोग साइड में बना लेंगे। निष्कर्ष निकलता है, कोई कुत्ता हाथी नहीं होता। तो जो कुत्ता है हाथी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि शेर जो है हाथी नहीं है और शेर के अंदर ही एक कुत्ते का गोला है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए, कोई शेर कुत्ता नहीं होता, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है कुत्ता जो है वो शेर के अंदर आ रहा है, तो ये पॉइंट क्या है, गलत हो जाएगा। कुछ हाथी कुत्ते होते हैं, तो ये तो पूरी तरह गलत हो जाएगा, क्योंकि हाथी अलग है और कुत्ता वाला बॉक्स जो है शेर के अंदर है और शेर जो है हाथी नहीं है। तो केवल पहला वाला ही यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ निष्कर्ष 1 कथनों के अनुसार है, ये आपका यहाँ पर सही हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यदि किसी खास कूट भाषा में आर्मी को 59065125 लिखा जाता है तो नेवी के लिए उस भाषा में क्या लिखा जाएगा। इसमें आपको समझना है, आर्मी में जो ए का कोड होता है वो 1 हो जाएगा, इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 5। आर का कोड क्या होता है, 18 होता है। जब आप अल्फाबेट गिनेंगे तो 18वें नंबर पर आता है आर, तो आर को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा। एम का कोड होता है 13, 5 से मल्टीप्लाई किए तो 65 हो गया। वाई का कोड है 25, 5 से मल्टीप्लाई किए तो 125 हो गया। तो इसी को यहाँ पर कोड बना दिया गया है, 5, 90, 65 और 125। सेम इसी प्रकार नेवी का कोड निकल जाएगा। एन को, जो एन का कोड होता है 14 और 14 पंचे 70। ए का 1 तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए। वी का 22 होता है कोड, जब आप काउंट करेंगे तो 22 पंचे 110 और वाई का 25 तो 25 पंचे 125। इसको हम लोग जब अरेंज करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा आपका 7051100125। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। काफी सरल है, बस इस चीज को ध्यान देना है कि 5 का मल्टीप्लाई सभी में करना है। और साथ में ये भी ध्यान रखिए कि ये जो है आपका क्वेश्चन पेपर सेट डी के अनुसार है। ये जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो आपके सीजीपीएससी के सी सेट के क्वेश्चन पेपर सेट डी के अनुसार ले रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
तो देखिए प्रश्न संख्या 7 से लेकर 11 के लिए निर्देश दिया गया है। हरे, नीले, गुलाबी, काले, नारंगी, पीले, सफेद और लाल रंग के 8 बक्से एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। इसे जमाया गया है एक के ऊपर एक और उसके हिसाब से आपको यहाँ पर बताना है। देख लीजिए अलग अलग कलर के यहाँ पे बक्से जमाए गए हैं। किस प्रकार जमाया गया है? तो देखिए गुलाबी और लाल बक्सों के बीच 4 बक्से हैं। जैसा आपका प्रश्न कहेगा उसी प्रकार आपको जमाना रहेगा। तो गुलाबी और लाल बक्से के बीच यहाँ पर 4 बक्से हैं जो कि यहाँ पर खाली रहेगा। जैसे प्रश्न बोलते जाएगा उस प्रकार आपको रखना होगा। लाल और हरे बक्सों के बीच 2 बक्से हैं। तो हरा बक्सा और लाल बक्सा, इसके बीच 2 बक्से हैं। नारंगी और नीले बक्सों के बीच 2 बक्से हैं। तो नारंगी और नीले के बीच 2 बक्से हैं। ध्यान रखना है आपको, इसे आपको अलग अलग लिखना है, उसके बाद आपको इसे समझ के जोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है कि किस प्रकार ये हल हुआ है। बाकी आपको ध्यान रखना है इस चीज का। सिर्फ एक बक्सा नीले और काले बक्सों के बीच रखा हुआ है। तो नीला बक्सा कहाँ है ये देखिए और काला कहाँ है ये देखिए। तो यहाँ पर एक बक्सा रखा हुआ है। काला बक्सा नारंगी बक्से के ठीक ऊपर या नीचे नहीं है। काला नारंगी के ठीक ऊपर या नीचे नहीं है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। गुलाबी और हरा है। सफेद और पीले बक्सों के बीच 2 बक्से हैं। तो सफेद और पीला, इसके बीच 2 बक्से हैं। सफेद बक्सा लाल बक्से के ऊपर रखा हुआ है लेकिन वह सबसे ऊपर नहीं है। सफेद बक्सा लाल बक्सा के ऊपर है लेकिन सबसे ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर तो गुलाबी बक्सा है। तो इस प्रकार आपका अरेंज हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन से आपको आंसर देना है। 7वां प्रश्न जैसे किस रंग का बक्सा सबसे नीचे है? तो यहाँ पर पीले रंग का। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। गुलाबी बक्से के परिप्रेक्ष्य में काले बक्से की स्थिति क्या है? तो ठीक नीचे देखिए आप यहाँ पर गुलाबी बक्से के ठीक नीचे है काला बक्सा। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, पीले और नारंगी बक्सों के बीच कितने बक्से हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। देखिए यहां पर, तो देखिए पीले और नारंगी के बीच एक भी बक्सा नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर होगा। 10वां प्रश्न है, सबसे ऊपर किस रंग का बक्सा है? तो ऑप्शन नंबर ए गुलाबी रंग का। इसको भी आप देख लीजिए। तो गुलाबी रंग का बक्सा है सबसे ऊपर में। फिर देखिए 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रंग का बक्सा लाल बक्से के ठीक ऊपर है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सफेद बक्सा। देखिए यहां पर लाल रंग के ऊपर सफेद बक्सा। आगे देखते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 4 विकल्पों में से एक अन्य 3 से अलग है, उस अलग विकल्प को ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बात जो है इन तीनों से अलग है। क्योंकि यहाँ पर हाथी का बच्चा होता है, वेल का भी और चमगादड़ का भी, लेकिन बाज जो है पहले अंडा देता है। इसलिए आप इसे सिंपल से तरीके से समझ सकते हैं कि बाज जो है यहाँ पर अलग है। बाकी आपको रेप्टाइल्स या मेमल्स की जानकारी हो तो भी आप वहां से समझ सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। दिए गए कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार कीजिए और निश्चय कीजिए कि
कौन सी धारणा कथन में अंतर्निहित है और तदनुसार अपना उत्तर चुनिए। कथन कहता है, नागरिक प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि शहर में पर्यावरण प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए शहर की सीमा के अंदर स्थित सभी कारखानों को बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। इससे संबंधित जो धारणाएं हैं उसे देखिए। पहला धारणा है, इन कारखानों को शहर के बाहर स्थानांतरित करने के बाद भविष्य में शहर में प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, भविष्य में शहर के अंदर प्रदूषण कम होगा, उसी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। क्योंकि कारखाने जो है शहर के बाहर चले जाएंगे तो भविष्य में प्रदूषण कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है, इन कारखानों के लिए उपयोग योग्य पर्याप्त भूमि शहर के बाहर उपलब्ध है। देखिए यहाँ पर निर्णय ले लिया गया है, जो यहाँ पर नागरिक प्राधिकरण द्वारा निर्णय ले लिया गया है कि शहर की सीमा के अंदर स्थित सभी कारखानों को बाहर स्थानांतरित करना है। तो बाहर स्थानांतरित किया जा रहा, तो इसका मतलब ये है कि बाहर भूमि है, तभी तो वहां पर स्थानांतरित किया जा रहा। तो देखिए यहाँ पर कारखाने के लिए उपयोग योग्य पर्याप्त भूमि है, शहर के बाहर उपलब्ध है, तभी वहां पर स्थानांतरित किया जा रहा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, इन कारखानों में से अनेक को लाभदायक बने रहने के लिए कुछ अन्य छोटे शहरों में स्थानांतरित किया जा सकता है। नहीं, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि कारखानों को शहर से बाहर निकाला जा रहा, तो अन्य छोटे शहरों में भी क्यों स्थानांतरित किया जाएगा? क्योंकि अगर अन्य छोटे शहरों में स्थानांतरित किया जाएगा तो वहां पर भी प्रदूषण का स्तर बढ़ जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए पहला और दूसरा दोनों क्या है? सही है। तो यहां पर आंसर जो है पहला और दूसरा हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, सभी ओर से लाल एक बड़े घन को 27 एक समान छोटे घनों में काटा गया, सिर्फ 2 ओर से रंगीन छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसके लिए एक सरल सा फार्मूला है। जैसे कि हम आयतन निकालते हैं बड़े घन का, तो n का क्यूब करते हैं। तो n क्यूब बराबर यहाँ पर 27 दिया गया है। n बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे रूट में चले जाएगा 3 के रूट में, तो 27 जो है 3 के रूट में जाएगा तो n बराबर 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 तिया 9 होता है और 9 तिया 27 होता है। तो n बराबर 3 आ जाएगा। दूसरा फार्मूला है n-2 इंटू 12। n का वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 - 2 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 12 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल से है, आपको समझना है और फार्मूला में वैल्यू पुट करना है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकने वाली संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर देखिए 24 है, 25 है, 29 है और 56 है। तो उसके बाद क्या आएगा उसको आपको बताना है। कैसे निकालते हैं उसको देखिए। तो 24 और 25 के बीच देखिए 1 का गैप है, तो 1 की पावर 1। 25 और 29 के बीच में 4 का गैप है, तो 2 की पावर 2। 29 और 56 के बीच में 27 गैप है, तो 3 की पावर 3। और 56 और 312 के बीच में यहाँ पर 256 का गैप है, तो 4 की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 की पावर 4 रहेगा, तो 256। यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर पावर 4 हो जाएगा। तो 256 को 56 से जोड़ेंगे तो 312 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। सिंपल प्रश्न था, लेकिन आपको
यहाँ पर लॉजिक का ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान हैं जबकि एक अलग है। उस अलग अक्षर समूह को ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ उसे देखिए। देखिए सी का कोड है 3, एक्स का कोड है 24, आई का कोड है 9 और आर का कोड है 18। तो इस कोड को हम जब जोड़ते हैं तो 54 आता है। उसी प्रकार इसका कोड लिखेंगे 12, 14, 10 और 17 तो 53 आ रहा। इसका लिखते हैं तो 54 आ रहा जोड़ने पर। इसका भी लिखे तो 54 आया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 53 जो कि ऑड है। 54, 54 और 54 सभी में 54 आ रहा, इसमें 53। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को बदलने के लिए अक्षर समूह को चुनिए। ध्यान रखिए इसमें क्या हो रहा। ई के बाद जे आया है और जे के बाद ओ के बाद टी। तो सब में 5-5 प्लस है। ई का कोड 5 हुआ तो जे का कोड 10 होता है, ओ का कोड 15 और टी का कोड यहाँ पर 20 होता है। तो यहाँ भी प्लस होकर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा y आ जाएगा, क्योंकि y का कोड क्या होता है 25 होता है। और कौन सी कोड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अल्फाबेट में जो आपके ABCD होता है तो उसे क्रम में जमाया जाए। A बराबर 1 तो 1 हो गया, B बराबर 2 तो उस कोड की बात कर रहे हैं। L के बाद देखिए -4 हो रहा है यहाँ पर। L के बाद H आ रहा, H के बाद D और D के बाद Z। तो -4 होते जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा V। दूसरे नंबर पर V आ जाएगा। तीसरे में देखिए V के बाद Y हो रहा, मतलब +3 हो रहा। Y के बाद B हो रहा तो Z, A और B। तो यहाँ पर +3 +3 +3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा H। तो YVH हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न संख्या 18 और 19 के लिए निर्देश दिया गया है। नीचे दी गई सूचना को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 8 मित्र है, PQR STUV और W एक परिधि में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। जैसा प्रश्न कहा जाएगा उसी प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये जो केंद्र है इस तरफ मुंह करके बैठे हैं तो इसका बायां इस तरफ हो जाएगा S की तरफ और इसका दायां इस तरफ L की तरफ। कैसे बोला देखिए यहाँ पर Q जो है V और S के बीच बैठा है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता नहीं रहेगा कि S किधर है और V किधर है। तो आप क्या करेंगे, 2 ठो बना लेंगे। फिलहाल हम लोग इस प्रकार रखें। उसके बाद देखिए W Q के बाएं तीसरे स्थान पर है। Q के बाएं तीसरे स्थान पर है W और P के दाएं दूसरे स्थान पर है W। ये जो P है इसके दाएं तरफ के दूसरे स्थान पर है। P का चेहरा इस तरफ है सेंटर की ओर, तो दायां इस साइड हो जाएगा। फिर देखिए R P और V के बीच में बैठा है। R जो है P और V के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है V जो है Q के दाएं साइड है। Q और T जो है एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठे हैं। तो Q और T एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठे हैं तो यहाँ पे 2 ही स्थान खाली था, तो T इस तरफ आ जाएगा और U जो है ऊपर साइड आ जाएगा। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया है 18वां नंबर का, S के बाएं तीसरा कौन है। तो देखिए S यहाँ पर है और S का बायां इस साइड हो जाएगा,
तो एस के बाएं तीसरा, ये हो गया आपका तीसरा यू। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसी में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? टी यू और एस के बीच बैठा है, ये कथन जो है यहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि एस और डब्ल्यू के बीच बैठा है टी। आगे देखते हैं, इसी में क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, अल्फा चिन्ह युक्त फलक के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा? सिंपल सा प्रश्न है। देखिए, अल्फा यहां पर है तो उसके विपरीत क्या होगा वो हमें नहीं दिखाई देगा। तो बीटा और गामा तो यहां पर उपलब्ध है, तो बीटा और गामा तो नहीं हो सकता। अल्फा के विपरीत क्या है ये दिखाई नहीं देता। यहाँ पर 5 ही आ गया, तो 5 भी यहाँ पर नहीं हो सकता। और यहाँ पर थीटा भी आ गया, अल्फा के साथ यहाँ पर थीटा आ गया, तो थीटा भी यहाँ पर नहीं हो सकता। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बीटा, थीटा और फाई जो है यहाँ पर आपके अल्फा के साथ उपलब्ध है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। इससे आगे के प्रश्नों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करेंगे, ताकि आपको पूरा समझ में आए। और ये वीडियो जो है यहाँ पे समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट इस चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करिए।